I am pleased to announce that the Islamic Development Bank Group, as part of contributing to the achievement of Pakistan's climate resilience and development objectives, pledges a financing amount of $4.2 billion over the next 3 years, including $600 million of ordinary capital resources from the Islamic Development Bank. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। और ये प्रोग्राम के आगाज़ में ये ख़बर सुन के ज़रा आपके चेहरे और ज़्यादा खुश हो गए होंगे, क्योंकि हम पिछले प्रोग्राम्स में ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान माशी तौर पे बहुत बुरी जगह पे इस वक्त स्टैंड कर रहा है और हमारे जितने भी दोस्त ममालिक हैं उन्होंने अपनी इमदाद का ऐलान किया है और इससे लगता है कि अब पाकिस्तान के हालात में कुछ थोड़ी सी बेहतरी आ जाएगी। क्या वाकई बेहतरी आएगी या सिर्फ ये अभी सिर्फ अखबारात और सिर्फ न्यूज़ की जीनत ही बनेगी ये ख़बरें? ये जो फ़ंड्स हैं ये आवाम तक भी पहुँचेंगे, उनके लिए भी कोई आसानी पैदा होगी? वाकई क्या उन पाकिस्तानी शहरियों के लिए जो सर्दी की वजह से जो मुश्किलात ज़्यादा हो चुकी हैं, जिनके घर टूट चुके हुए हैं, जो सैलाब की वजह से जो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्या उनकी सुनवाई हो जाएगी? ये सीज़न, ये सर्दियां उनकी सुकून से गुजर जाएंगी? इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं जो हम अपने प्रोग्राम में आज मतलब जिनका जिक्र करेंगे और अपने मेहमान से उनकी राय पूछेंगे इस सारे मामले पे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब तजियाकार हमीद भुट्टो साहब। आपको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप भुट्टो साहब? वालेकुम सलाम फ़हीम भाई। तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत जैसे हमारे पाकिस्तान के लोगों की और जो हालात हैं वैसी मेरी भी। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के लोगों की इस वक्त तबीयत थोड़ी सी बेहतर है, क्योंकि कल परसों से बड़ी खुशी की खबरें आ रही हैं कि जनाब हमारे इस मुश्किल में फंसे हुए मतलब हमारे हुक्मरानों को और ख़ास तौर पे जो है पाकिस्तान को, ज़ाहिरी बात है पाकिस्तानी अवाम को ये जो $10 अरब की इमदाद का ऐलान किया गया है, इसके बाद कुछ खुशहाली आएगी, कोई ठंडी हवा भी आएगी हमारे मुल्क में। फ़हीम भाई, सबसे पहले हमारे जो दोस्त या जो दोस्त नुमा जो भी दोस्त हैं उन सब ने जिस तरह की हमारे मुल्क की मदद की ऐलानात किए हैं उसको वेलकम कहते हैं। खुशाइद बात है, पॉजिटिव बात है कि कम से कम कुछ तो आया हमारे पास। आने के बजाय सब जाना जाना और चोर चोर की कहानी चल रही थी। सही है। वहाँ पे कम से कम कोई चोर कह के या कोई हमें ताना दे के कुछ देने लगा है। तो हमने आदत बनाई हुई है कि हमें कुछ मिलता रहे। फ़कीर की तरह जो भी मुल्क दूसरों की तरफ इमदाद की तरफ मांगते हैं तो उनके अपने शर्त भी होते हैं, शराइत भी होते हैं, मसाइल भी होते हैं। आज तक किसी भी उस मुल्क ने तरक्की नहीं की जिसने इमदाद के आसरे पे काम किया। फ़कीर कभी भी फ़कीर तरक्की नहीं करता, वो भीख मांगने की आदत उसको पड़ जाती है, वो मांगता है, सोचता नहीं है। हमारी हुकूमत मांगने से आगे बढ़ नहीं रही, हम सिर्फ मांग ही रहे। गुज़िश्ता 4 दहाइयों में हम सिर्फ मांग रहे हैं। पहले हम कुछ कर रहे थे, सनती इनकलाब भी ला रहे थे, कुछ काम कर रहे थे, कुछ हमारे अपने इदारे बन रहे थे। अब हमारी कौम भी उसके पीछे पड़ती जा रही है कि हमें दे दें, और हमारी हुक्मरान भी जो आ रहा है कुछ दे दें। और मसनवी गैर मसनवी कभी सैलाब, कभी डॉलर की शार्टेज, कभी सोना, कभी ज़मीनें, कभी और चीज़ों को, कभी आटा, कभी और महंगाई कि तूफ़ान ला के, सैलाब ला के हमारे ऊपर मसलत करके हम सबको गुनाहगार साबित करके कि हम पूरी कौम गुनाहगार है, हम गुनाहों के अताब में सज़ा भुगत रहे। एक अल्लाह का अज़ाब है और ये अज़ाब उन बड़े लोगों के ऊपर, उन हुक्मरानों के ऊपर नहीं आता। और गरीब की बहन बेटी मेरी आज भी आटे के ट्रक के पीछे अपना दुपट्टा गिराते हुए खड़ी है। किसी भी हमारे हुक्मरान की, किसी भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स की, किसी भी हमारे सियासतदान की बहन बेटी आटे के पीछे दुपट्टा गिरा के अपने मर्दों के धिक्के खाते हुए आटे की लाइन में खड़ी नहीं हुई है। जिस दिन ये दिन वो सब देखेंगे तो ये जो हम पूरी दुनिया की तरफ इमदाद मांगते फिर रहे हैं और खुश होकर तालियां बजा रहे हैं, हमारे वज़ीर आज़म बैठ के जिनेवा कॉन्फ्रेंस में हमारे
वज़ीर ख़ारजा, बाकी हमारे सारी पूरी कैबिनेट इतने बड़े खर्चे करके 10 अरब डॉलर हमें मुख्तलिफ़ लोगों से मिलेंगे, वो भी 3 से 5 साल मुख्तलिफ़ शराइत पे, जिसमें हमने शर्तों में से हमने पेट्रोल महंगा करना है, हमने बिजली महंगी करनी है, खाने पीने की अशिया महंगी करनी है, कोई 50 चीज़ें हमने महंगी करके उनके शराइत पे पैसे लेने हैं, और पैसे डॉलर को हमने और महंगा करना है, और बहुत सारी चीज़ें करके उनके शर्तों पे पैसे ला के इस मुल्क की इकानमी को ठीक करने की बातें करते हैं। ये बातें तो हम इकानमी की, हर हुकूमत आती है, जो भी आता है हमारी इकानमी ठीक करेगी, हमारी इकानमी ठीक करेगी, कोई पाकिस्तान में गेम चेंजिंग आ जाती है, मगर हम सब वहीं की वहीं पीछे क्यों जा रहे हैं? आज तक इस सवाल का जवाब कोई भी हमें हुक्मरान नहीं देता, और अभी इलेक्शन करीब करीब है, तो ये सब सुहाने ख्वाब हैं। मैं समझता हूँ कि एक ख्वाबों की तरफ हम दुलदुल में फंसते जा रहे हैं कौम, और मज़ीद इन इमदाद से भी कुछ दिन हमें लॉलीपॉप तो मिल जाएगा, मीठा हम खा लेंगे सर्दी की, जैसे आपने कहा कि उस लपेट से एक हमें हल्का सा पुराना जैसे कंबल किसी गरीब को मिल जाए कि जी आप लपेट के सो जाओ, वो वहीं पे सो जाएगा, थोड़ी सी नींद कर लेगा, हम थोड़ी सी नींद तो कर लेंगे, मगर अपनी जो मसाइल की दुलदुल है उस दुलदुल से हम शायद अभी भी निकल नहीं पाएंगे, एक वहीं के वहीं खड़े होंगे हम लोग। अच्छा, मगर देखें ये 10 अरब डॉलर की जो इमदाद है, जो अखबारात की जीनत बना हुआ है ये एक जुमला, ये हमें वापस तो नहीं करने ना पैसे? करने, ये वापस कर रहे हैं? क्यों नहीं करने? इमदाद के साथ साथ उसमें बहुत सारे शराइत हैं। शराइत मैंने कहा कि इस सारी इमदाद के पीछे, जैसे सऊदीया में 1 अरब डॉलर दे रही है, USA एड दे रहे हैं, कोई हमें बिल्डिंगें बना के देगा, उसमें कुछ चीज़ें 50% से 60% जो हमें पैसे वापस करने हैं, और उनके मद में उनकी चीज़ें जो हमें महंगी करके वो तो वापस भी होती है। ऐसा नहीं कि हम सब वापस करेंगे, इमदाद के साथ साथ यहाँ पे कर्ज़े भी शामिल है। हमें सारी चीज़ें जो आप ये 10 अरब कह रहे हैं, सारे ये इसमें कर्ज़े भी शामिल है, इमदाद भी है, सपोर्ट भी है, रोड रास्ते बनाने के लिए स्कीमें, उन पे जो टैक्सेस लगेंगी, चीज़ें लगेंगी, उस मद में हम पैसे वापस भी करेंगे। ऐसा नहीं कि हम सब हमें कोई आके सारी की सारी खैरात मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अंदर वो हमें उस तरीके से बताया नहीं जा रहा। ये ऐसी बात है कि एक बंदे की शादी हो रही थी, अपने वो ससुर के पास गया कि जी मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, तो वो बड़ा मशहूर कहावत है। उसने कहा तुम्हारी सैलरी कितनी है? तो बंदे ने कहा कि मेरी 30,000। कह रहे 25,000 तो मेरी बेटी कमाती है। तो उसने कहा 25, कह रहे कि तो फिर तुम कितने कमाते हो? कह रहे वो 25,000 मिला के तो बता रहा हूँ ना कि हमारे साथ बेसिकली यही हो रहा है। अच्छा, ये तो ओके, ठीक है। तो इसमें फौरी तौर पे मतलब अवाम को इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका मतलब है जितने भी कर्जे वगैरह आते हैं, तो इससे तो अवाम के लिए तो और ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाती हैं, वो महंगाई में और दूसरी 4 चीज़ों में जो है ना, इनकी हड्डियों से पैसे निकल रहे होते हैं। तो वो मुल्क को सुख का सांस कहाँ पे मिलता है इन कर्ज़ों से? मुल्क का सुख में सांस मैं नहीं समझ रहा इन कर्ज़ों से, इन इमदाद से मिलेगा। जब हमारी सोच, मैंने पहले भी कहा, फ़कीरों वाली होगी, मांगने वाली होगी, तो हम सुख का सांस कैसे लेंगे? इस वक्त अगर आप आटा देखें 160, 170 और कहीं 150 पे किलो मिल रहा है। रोटी आपकी 20 रुपये हो गई, 10 रुपये से 20 रुपये में। इन 6-7 महीने में दूध आपका 150 से 200 पे आ चुका, और सुख का साथ प्याज आपका 300 किलो हो गया, डॉलर से भी आपका ऊपर चला गया। डॉलर सस्ता हो गया, प्याज आपकी ऊपर चली गई। तो ये सारी चीज़ें जो आम बंदा है, मिडिल क्लास है, अब मिडिल क्लास हमारा पिसके वो भी लोअर क्लास बन गया, अपर क्लास अपर ही खड़ा हुआ है। वो सारी इस मामले में, इस मुल्क की तरक्की में कोई किरदार अदा नहीं कर रहा। अपर क्लास अपने पैसे जमा करके इस मुल्क से सफ़र कर रहा है दूसरे मुल्क में, वो निकल के चाह रहा है अपनी याशी, अपने घर, अपनी चीज़ें, अपनी जायदादें किसी दूसरे मुल्क में लेके चला जाता है। उसको हमारे दूसरे जो मुल्क के जो इमदाद दे रहे हैं, वो हमारे इस अपर क्लास को उस तरह बड़े सुहाने ख्वाब दिखा के, बड़े रंगीनियाँ दिखा के, बड़ी लाइटियाँ दिखा के, वो उसको वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ के नाम पे, सिक्योरिटी के नाम पे, चीज़ों पे अपना ग़ुलाम बना के वहाँ पे शिफ्ट करते जा रहे हैं। इन छोटे ममालिक को हमेशा कर्ज़ और इमदाद इसलिए मिलता है कि इनकी जो इकानमी है वो तबाह हो। माजी में अगर हम देखें कि ज़रई इनकलाब के नाम पे हमें इमदादें मिली, ज़रई मुल्क होते हुए हम ज़रई नहीं रहे। हाँ, हम नहीं आज रहे, नहीं है, हम वो ज़रई मुल्क नहीं रहे। हाँ, हमें जिस मद में इमदादें मिली, वो सारी की चीज़ें हम वहीं से वहीं निकल के कहीं और खड़े हुए। जैसे अब सैलाब के नाम पे हमें ये
10 अरब डॉलर मिल रहे हैं कि जी सिंध और बलूचिस्तान में जो सैलाब आया है उन लोगों की बहाली की जाएगी। जब सैलाब आया उस वक्त लोगों की हमारी हुकूमत और बाहर से जितनी भी इमदाद आ रही थी उस वक्त भी लोगों की बहाली नहीं हुई। जब पूरी दुनिया ट्रकें भर के जहाज़ भर के पूरा सामान ला रही थी, यहाँ हमारी बहुत सारी NGOs 90% सामान जमा करती रही, मुख्तलिफ इदारे जमा करते रहे और बड़ी बड़ी 500 ट्रकें 600 ट्रकें 700 ट्रकें सिंध बलूचिस्तान और पंजाब में जाने की बातें होती रही। वो सिर्फ बातें ही होती रही, प्रैक्टिकल चंद हमारी कुछ दीनी कुछ मजहबी जमायतों ने जाके इंसानियत के नाम पे काम किया, बाकी तो सारा कुछ फ्रॉड होता रहा। उनके पीछे भी हमारी हुकूमत मलूस थी, ऐसे नहीं कि वो अकेले इस फ्रॉड में मलूस थे। हमारे रियल इस्टेट के बहुत सारे लोग उसमें फ्रॉड में मलूस रहे। उन समाजी ठेकेदारों को हमारे हुक्मरानी जो हुकूमत करते हैं उनके ठेकेदारों को मिला के इस सैलाब के नाम पे लोगों की ज़मीनों पे कब्जे हुए। यहाँ पे बड़े बड़े आपके टाउन बन गए, बड़े बड़े इदारे बन गए, सारे वो कब्ज़ा माफिया मिलके वहाँ पे समाजी इदारे से लेके हुकूमत के इदारों के फ़िलहाई सेंटर खोल के फ़िलहा के नाम पे झूठ और फ्रॉड जिस तरह इस मुल्क के अंदर चल रहा है, ये इमदाद के नाम पे हमने एक खेल खेलना शुरू किया हुआ है हर तरह से इस मुल्क के लोगों के साथ। अच्छा, तो हमारे मुल्क में जो पैसा जो 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 आमदन का जरिया है वो सिर्फ और सिर्फ कर्जा ही रह गया, मेरा ख्याल है, और तो कोई हमें नज़र नहीं आता। पिछली हुकूमत भी इसी चक्कर में लगी रही, किसी तरह हमें कर्जे मिल जाएं और हमारे कुछ दिन गुजर जाएं। तो हमने सिर्फ यही कुछ दिन गुजारने के लिए अपना सारा फोकस रखा हुआ है या आने वाले दिनों के बारे में भी कोई सोचा हुआ है हमने, क्या प्लान करना है? इस पे बात करते हैं। छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हम दोबारा से हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। I am pleased to announce that the Islamic Development Bank Group, as part of contributing to the achievement of Pakistan's climate resilience and development objectives, pledges a financing amount of $4.2 billion over the next 3 years, including $600 million of ordinary capital resources from the Islamic Development Bank. जी दोस्तों, वक्फे के बाद हम फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। हमीद भुट्टो साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हम कर्ज़े के हवाले से और ये जो मिलने वाली अमदाद है इसके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, वैसे हमीद साहब, ये जो पैसे अनाउंस किए गए हैं, जितनी इमदाद जो है वो इसका ऐलान किया गया है, ये कब तक हमारे पास जो हैं वो पहुंच जाएंगे और कब तक जिन मकासद के लिए ये मदद ली गई है वहाँ पे जो है ना पैसे लगना शुरू हो जाएंगे? फ़हीम भाई, अभी कब तक का कोई फ़ैसला फ़ाइनल नहीं हुआ। कल मुख्तलिफ साइड लाइन पे जिनवा कॉन्फ्रेंस में इसमें गुज़श्ता दिनों में जो बात हुई है वो टेबलों में बैठ के सब ने ऐलानात किए हैं। अब वो कब देंगे, कैसे देंगे और क्या उनकी शराइत होंगी, ये सब तय होनी है। ये सब वायदे एग्रीमेंट अभी होने हैं, बाकी हैं। अभी सिर्फ जस्ट ऐलान है कि मैं इतने पैसे दूंगा, आप इतने देंगे। ऐसा भी ना हो कि जैसे हमारे पाकिस्तान में अंदर मुख्तलिफ पहले भी ऐलानात होते रहते हैं, वो सब रुक जाते हैं किसी न किसी हमारी कोताही या हमारे कोई ऐसे फैसले के नज़र चल जाते हैं। अभी भी जो एशियाई तरक्याती बैंक है या मुख्तलिफ IMF है, उनसे जो उनके शराइत सामने आ रहे हैं, तो कल हमारे वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने कहा है कि मैं उनसे दोबारा बैठ के बात करूँगा। उनके कुछ शराइत ऐसे जिससे हम रिलीफ मांगेंगे कुछ अरसे के लिए, जिसमें उन्होंने 3-4 जो शराइत रखे थे, पेट्रोल का और बिजली का और बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर उनके शराइत हैं। एक तो चीज़ वो चुप शराइत उनके क्लियर हमारी हुकूमत नहीं मानेगी, तो आने वाली जो हुकूमत होगी वो उन शराइत पे कायम नहीं रहेगी, तो ये चीज़ें बैक भी हो सकती हैं हमारी जो सपोर्ट में जो चीज़ खड़ी है। क्योंकि बहुत सारे ममालिक जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं माजी में ये भी कहते रहे कि पाकिस्तान की हुकूमत को जो हम इमदाद सपोर्ट देते हैं उसमें गड़बड़ भी होती है। इसमें ज़्यादातर जो हमारे साथ स्कीमें आ रही हैं उसमें रोड है, रास्ते हैं, हमारी स्कूल, हेल्थ की जो बिल्डिंग और प्रोजेक्ट हैं वो हमें बनाकर दिए जाएंगे। बनाने वाले भी हम लोग खुद होंगे। उसको किस तरह से हम कैसे बनाएंगे और माजी में जिस तरह हम सब ये इदारे बनाते रहे वो सब भी दुनिया की नज़रों में मौजूद हैं कि हम क्या काम, कैसे काम, तरक्याती स्कीमें कैसे करते हैं। बाकी इस तरक्याती स्कीमों से
हमारे मुल्क के अंदर चाहे वो सिंध हो, पंजाब हो, KPK हो, बलूचिस्तान हो, जिस तरह स्कीमें बनती हैं, सिर्फ हम ज़्यादातर कसूरवार सिंध और बलूचिस्तान को करप्शन में दिखाते हैं। अब तो आवा का आवा पूरे पाकिस्तान में करप्शन का पूरा जैसे पहले एक कोई देगड़ी पकी होती थी, अब तो पूरी देग सारे मुल्क के अंदर करप्शन की पकी हुई है। हर बंदा उस देग से चावल की तरह करप्शन के नोट निकाल के खाता जा रहा है। तो ये इस मुल्क की अलमिया है। जब ये इमदाद आएगी तो इमदाद से हमें लोगों को रिलीफ किस तरह देंगे, ये हमारी हुकूमत पॉलिसी तय करेगी। आज तक हमारी हुकूमत पॉलिसियाँ तय करने में नाकाम ही रही है। हम टैक्स जो हमारा रेशो है वो हम वसूल नहीं करते, लोग कैश में सारा काम कर रहे हैं। हमारे जितने बड़े बिग सनतकार हैं वो सारा का सारा काम टैक्स चोरी की शक्ल में कर रहे हैं। अभी वही लोग रो रहे हैं जब उनके ऊपर टैक्स की शराइत जो सख्त होती जा रही है तो रोते रहते हैं। हमारे बहुत सारे ममालिक के अंदर अगर फ्रांस और बाकी ममालिक में जाएँ तो साल में रिटर्न जमा करने के बजाय कारोबारी हजरात शाम को अपना रिटर्न जमा कर देते हैं कि आज मैंने ये सामान बेचा। अगर उसने नहीं किया तो उसके ऊपर जुर्माना दूसरे दिन अच्छा खासा लग चुका होता है। तो वो मुल्क तब तरक्की करते हैं। हम यहाँ से अगर किसी भी इस तरह के ममालिक में जाके बैठते हैं तो वहाँ पे हमारे पाकिस्तानी, अफ़गानी और इंडियन वो रोते हैं कि जी यहाँ पे बड़ी सख्ती हमें रोज़ टैक्स रिटर्न करना पड़ता है। आपके अंदर मुल्क में 1 साल के बाद रिटर्न होता है। रिटर्न जमा करा के बहुत सारे जो हमारे कारोबारी हजरात हैं, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, उल्टा वो टैक्स जमा करा के पैसे गवर्नमेंट से लेते हैं। उल्टे अरबों रुपए गवर्नमेंट से टैक्स रिटर्न नाम के जमा करे पे रिफ़ंड के नाम पे पैसे लेते हैं। अब ये रिफ़ंड का जो ड्रामा है इसको भी बंद करने की हमें इस मुल्क को ज़रूरत है। जब तक के वहाँ पे यही मुल्क कौमें तरक्की कर रही है जब टैक्स प्रॉपर तरीके से अदा किया जाता है। यहाँ पे मुल्क के अंदर पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा अलमिया है वो है कि जी कोई भी दुकान खोल लो, उस पे बैठ जाओ और कहो जी मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता। पैसे लेना देना आता है। अनपढ़ कलेक्शन जो है इसका बड़ा मेजर इशू है और ये पिछली गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की थी, ठीक है। उसके बाद अभी तक जो है वो उतनी टैक्स कलेक्शन नहीं हुई है और हमारे यहाँ अभी भी इतना रूम खाली है ये अपना टैक्स कलेक्ट करने के लिए। आवाम को इस हवाले से अवेयरनेस की ज़रूरत है और इसको मेरा ख्याल है तो काफ़ी आसान भी करना चाहिए। आज आपको, मुझे, किसी को भी टैक्स अदा करने के लिए, टैक्स पेयर बनने के लिए आपको एक वकील की ज़रूरत होती है। ऐसा होना चाहिए कि आप ख़ुद से बैठ के ऑनलाइन वेबसाइट पे, मतलब ऐसा ही है, फिर भी हम उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम लोग जो है ना वो ख़ुद से ये सारा काम कर सकें। असल मसला है कि हमारे टैक्स के जो इदारे हैं वो भी करप्ट बन चुके हैं। टैक्स जो भी रिटर्न करता है, जो फाइलर बनता है, उसको ज़्यादा नोटिस देके और बागी बनाया जाता है। ज़्यादातर हमारे पास वो नोटिस देके उनके ऑफिस में आए, सलामी करे और पैसे दे, रिश्वत दे, उसके बगैर उसकी जान नहीं छूटती। जब तक ये निज़ाम हम उनके ऑफिसों में जाने वाला ख़त्म कर दें, ऑटो टैक्स सिस्टम हो, जैसे कंप्यूटर सिस्टम हो चुका है, मगर ये नोटिस और पेपर नोटिस दे के उनको बुला के तंग करके जो रिश्वत का अंसर का खात्मे की ज़रूरत है। अगर हम देख लें हमारे थोड़ी से अरसे में दुबई किस तरह तरक्की कर चुका है, पूरा सिस्टम ऑनलाइन है। किसी भी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास हर काम के लिए दफ्तरों में जाके जब तक फाइल के नीचे पैसे नहीं रखेंगे तो कोई काम नहीं होता। तो फिर लोग इस वजह से भी टैक्स रिटर्न और फाइलर बनने से कतराते हैं, साइड करते हैं, जिससे हमारी मुल्क और हमारी मैशत तरक्की नहीं भी कर रही। हाँ सही है। और जो टैक्स पेयर है उसको फ़ायदा होना चाहिए। उसको 4 जगहों से फ़ायदे नज़र आएंगे कि भाई मैं टैक्स पे करता हूँ, इस वजह से मुझे ये फ़ायदा मिल रहा है, ये तो वो अट्रैक्ट हो के वो अपने आप को ज़बरदस्ती टैक्स पेयर की लिस्ट पे लेके आएगा। तो ये बड़ी मोटिवेटिंग सिचुएशन होगी कि अगर जो टैक्स पे नहीं कर रहा है वो आपके सामने फ़ायदे में है ना, वो उसके मज़े लगे हुए हैं। जो टैक्स पे कर रहा है उस बेचारे का बुरा हाल हुआ, कहता है यार मैं किस चक्कर से फंस गया, मुझे ये नहीं करना था। ये फ़हीम भाई की बात से मैं आप मुत्तफ़िक हूँ कि टैक्स पेयर को यहाँ पे जो बुनियादी सहूलतें मिलनी चाहिए लोकल गवर्नमेंट की वो नहीं मिल रही। हेल्थ की बुनियादी सहूलतें उसको नहीं मिल रही और एजुकेशन की सहूलत नहीं मिल रही। और पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है टैक्स चोरी का, वो हुआ है मुख्तलिफ समाजी तंजीमों को आपने छूट दे दी है कि किसी भी बिजनेसमैन से आप चंदा ले लें, वो टैक्स की मद में ख़त्म हो जाएगा।
सबसे बड़ा पाकिस्तान में ये फ्रॉड हो रहा है कि हमारे 80% बिजनेसमैन मुख्तलिफ जो ये बड़ी बड़ी तंजीमें आप नाम सुन रहे हैं उनको अपनी टैक्स के पैसे उनको दे देते हैं, फिर 50% उनसे वापस ले लेते हैं। ये अगर ये छूट जो है फ़िलहाल इदारों को जिनको इम्यूनिटी दी गई है उन सब से वापस दी जाए तो ये खरबों रुपए के पैसे बच सकते हैं। जो फुटपाथों पे खाना खिला के, रोडों पे शरबतें पिला के, जो कौम को और मुल्क को बेवकूफ़ बना के हम खेल रहे हैं, तो ये सारी समाजी तंजीमों से इम्यूनिटी स्कीम जो दी गई है कि जी टैक्स के पैसे आप उनको दे दें, CSR के उनको पैसे दे दें, ये टैक्स में जमा नहीं करें, वो टैक्स सारी चोरी होके इस तरह जा रही है। इसके खात्मा करेंगे तो मैं समझता हूँ मुल्क तरक्की करेगा। हमें इमदाद देने के बजाय हम इमदाद देने वाले हाथ बनेंगे। हम अपने मुल्क के अंदर खुद ही बेवकूफ़ियाँ करके मुख्तलिफ लोगों के आगे खेल रहे हैं। सही। अच्छा भुट्टो साहब, एक चीज़ और भी है कि देखिए, आप, मैं, हमारे नाजरीन, हम नहीं चाहते कि हमारे नाम पे भीख मांगी जाए, है ना। कोई ये हमारे लिए कोई फ़ख्र की बात नहीं है। ये इमदाद भीख हाँ, है, ये भीख ही है ना। और हम ठीक है, हमारे उन बहन भाइयों के लिए जिनके लिए शायद हम लोग खुद मतलब उनकी मदद नहीं कर सके, उनके रिलीफ के लिए कुछ काम नहीं कर सके। अपनी मदद आपके तहत अब आपने बहुत काम किया है, ठीक है, नहीं कर सके, उनके लिए भीख आ रही है, ओके फाइन। हम इस मुश्किल वक्त में कहते हैं इट्स ओके, और क्या हल है, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। मगर ये जो हमारे लिए ये भीख का लफ्ज़, ये भीख इतनी मुश्किल है डाइजेस्ट करना, तो ये जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे लिए मतलब इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके पूरी दुनिया के सामने मतलब वहाँ पे भीख मांग रहे हैं, तो उनकी, हालांकि उनका लाइफस्टाइल, उनका सब कुछ हमसे बड़ा मुख्तलिफ है। वो महलों में रहते हैं। ये वैसे आप देखें, बिलावल साहब गए हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब गए हुए हैं, तो इनके लिए भीख मांगना भी उतना ही मुश्किल है जितना हमारे लिए भीख का सुनना मुश्किल है हमारे लिए। बड़ा ख़तरनाक और अहम सवाल है फ़हीम भाई कि जो हमारे हुक्मरान हैं भीख मांगते हैं, वो आदी हो गए हैं, क्योंकि उसी भीख में से, उसी इमदाद में से, उसी चंदे में से जो पैसे आएंगे, जो तरक्याती काम होंगे, जो मंसूबे जुड़ेंगे, वो किसी एक की तरफ नहीं, या 50 लोगों का हिस्सापत्ती भी शामिल है। अगर ये काम, ये पैसे, ये भीख के पैसे, इमदाद सही जगह पे लगे तो हम तरक्की करें। वैसे भी भीख के पैसे, इमदाद के पैसे से कौन सा मुल्क, कौन सी कौम ने तरक्की की है? वो तो हमेशा डूबी है। आप उसी पैसों में अपने सारे मंसूबे, आगे की प्लानिंग तो कभी नहीं करेंगे। वो खर्च करने के मंसूबे जुड़ते हैं। कोई भिखारी पैसे ले जाता है, कभी कोई भिखारी को आपने तरक्की करते देखा है? नहीं, तो सर्वाइवल के लिए होते हैं। वो तो जिंदा रहने के लिए एक मंसूबा होता है कि मैं खाना खा लूँ, शाम को चर्स ले लूँ, शाम को शराब पी लूँ, कोई नशा कर लूँ, कोई बुराई में। जितनी भी हम उनको खैरात देते हैं, वो ज़्यादातर पैसे 99% बुराइयों में खर्च होते हैं। हम समझते हैं कि हमने अल्लाह के राह पे सदका ज़कात दे दिया। हम ये नहीं समझते कि हमने वो किसी बुराइयों में खर्च करने के लिए पैसे और किसी की ऐशों के लिए पैसे हम तो इस वक्त तो मुस्तहिक लोग हैं ना। मुस्तहिक लोग पूरी दुनिया में, हमने मुस्तहिक भी खुद को खुद बना के पेश करते थे दुनिया में कि अब जी सैलाब के डूबे हुए कौम हैं और सैलाब में डूब के मर रहे और बड़े तबाह हो रहे, तो लोगों ने हमें इमदाद देने की चंदा भी दे दिया। ओके, एक वक्फा है, वक्फे के बाद हम खिदमत में दोबारा से हाजिर होते हैं और इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं कि आइंदा का क्या प्लान है। मुस्तकबिल में भी क्या इसी तरह कर्ज़ों और इमदादों पे ही हमारा गुजारा होना है, या हमने कुछ प्लान किया हुआ है कि ख़ुद से भी हम पाकिस्तान जो है वो कुछ इतनी अर्निंग करे कि अपने लोगों का सारा खर्च जो है और इनके रिलीफ के लिए जो बंदोबस्त जो है वो कर सके। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। I am pleased to announce that the Islamic Development Bank Group, as part of contributing to the achievement of Pakistan's climate resilience and development objectives, pledges a financing amount of $4.2 billion over the next 3 years, including $600 million of ordinary capital resources from the Islamic Development Bank. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज न्यूज़ कैफ़े में हम बात कर रहे हैं जनीवा कॉन्फ्रेंस में होने वाले
आलमी इदारों और बड़े ममालिक के ऐलानात के हवाले से पाकिस्तान के लिए 10 अरब डॉलर की इमदाद का ऐलान हो चुका है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि IMF प्रोग्राम की हम सख्त शराइत पर अमल करेंगे और इन्होंने साथ साथ रिक्वेस्ट भी की है कि थोड़ी सी रहम दिली दिखाएं, कुछ हमें मोहलत दें, कोई हाथ हौला रखो, कुछ ऐसी इन्होंने बात की है। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे एक और मेहमान भी मौजूद हैं। आप तजियाकार हैं, मेजर रिटायर्ड शेख मोहम्मद नदीम साहब, आपको भी खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वेल, थैंक यू, आपने बुलाया। ज़बरदस्त। सर मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान को इन कर्ज़ों का ऐलान होना, इस इमदाद का ऐलान होना, ये कितनी खुश आइंद बात है और इससे पाकिस्तान किस हद तक मौजूदा क्राइसिस से निकल सकता है? देखिए, एक तो ये अनएक्सपेक्टेडली और गैर मुतवक्का तौर पर बहुत ही ज्यादा खुशाइन बात है और जाहिर है कि अगले 3 साल में ये अमाउंट मिलना है और अभी इसकी टर्म्स और कंडीशंस तय होना बाकी है। लेकिन 10.7 अरब डॉलर की आपको एक तरह से एश्योरेंस है विद इन 3 ईयर्स के ये आपके पास आते रहेंगे, तो पाकिस्तान कम से कम ये समझ सकता है कि 3 साल पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला डॉलर्स की इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज की, और करंट अकाउंट डेफिसिट अगर इन्होंने कंट्रोल कर। बाकी रह गई बात के खुशाइन में ये पहलू कि फौरी तौर पर कोई रिलीफ मिलेगा, तो फौरी तौर पर तो रिलीफ नहीं मिलेगा क्योंकि जब तक ये पैसे आपके अकाउंट में आ नहीं जाते उस वक्त तक आपके रिजर्व में ये ऐड नहीं होते, तो इसलिए फौरी तौर पर रिलीफ इस सूरत में तो नहीं मिलेगा। लेकिन इस सूरत में जरूर मिल जाएगा कि जैसे मार्केट के अंदर ये बात जब फैलती है तो उससे मार्केट में स्टेबिलिटी आती है और साथ साथ आपको ये पता चल गया है कि ये काफी सारे जो दुनिया के ममालिक हैं आपके साथ खड़े हैं। सुबह जो अमेरिकन जो उनके फॉरेन स्पोक्समैन हैं, नेट प्राइस उनका भी बयान आया कि अमेरिका अपनी $200 मिलियन की इमदादी पाकिस्तान को ये देगा। ठीक है, पहले उन्होंने $100 मिलियन की अनाउंस की थी, $200 मिलियन उन्होंने कर दी, तो उससे कम से कम ये इत्मीनान है कि आपको पता है कि जो IMF है या जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे उन पर उनका आप पर एतमाद बढ़ाएगा और बढ़ा है और वो आपको काफी सिंपैथेटिक कंसिडरेशन देना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह आज जैसे ये डार साहब की मीटिंग भी है IMF वालों से, तो इंशाल्लाह ये जो हेल्थ सर्टिफिकेट देते हैं ये पूरी दुनिया में काम आता है। बिल्कुल सही। तो सर ये आप मैं समझता हूँ कि बहुत फर्क पड़ गया पाकिस्तान को और पाकिस्तान बहुत हद तक इन मसाइल से निकल आए। सही। तो सर ये हमारे हुक्मरान जो इस वक्त जिनीवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनका पूरा वफ्द, तो हमें इनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि इन्होंने हमारे अवाम के लिए वहाँ पे इस तरह जो है वो फंड रेजिंग की है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि देखें ये फंड रेजिंग फौरन एकदम प्रॉम्प्ट नहीं होती, इसके लिए बहुत कैंपेन की जरूरत होती है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो भी टीम इस वक्त प्ले कर रही थी उन्होंने बहुत अच्छी कैंपेन चलाई जिसमें एम्बेसडर्स का बड़ा रोल होगा और साथ साथ ये फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जो बिलावल साहब हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल। तो ये अच्छी इन्होंने कैंपेन चलाई और जिसका बड़ा अच्छा ये रिजल्ट नजर आ रहा है, जिसको अब दूसरी अपोजिशन पार्टियां गलत अंदाज से पोर्ट्रेट कर रही, क्योंकि पाकिस्तान में उन्होंने भी जाकर इसी तरह से एड मांगी है, IMF से मुज़ाकरात किए और अब इनको ये कहना है कि ये बैगर हैं और ये जाके तो उस तरह, तो ये बात ये नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ने अपना केस लड़ा है और उस केस के ऊपर मेरिट की बेस पर आप देखें कि ये मिल रहा है। और उसमें सबसे बड़ा जो रोल है मैं समझता हूँ उस वक्त जो आपके यूनाइटेड नेशन के जो सरबराह हैं उनका है कि वो आपके साथ बिल्कुल शोल्डर टू शोल्डर खड़े। सही। अच्छा मेरे साहब मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि आने वाले सालों में पाकिस्तान माशी तौर पे अपने पाँव पे खड़ा हो चुका होगा और उसे किसी किस्म के कर्जे और इस तरह की किसी इमदाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? अगर ये स्टेबिलिटी बरकरार रही, जिसको आप कंट्री की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान को ये जो 3 साल का कुशन मिल गया है इसमें पाकिस्तान जरूर अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने ये आखिरी डिच एक्सपीरियंस की है जिसमें बहुत ज्यादा टर्मोइल है और बहुत क्लोज आप समझ ले कि नैरो स्केप हुआ है उसका डिफॉल्ट से। ठीक है, तो अब डिफॉल्ट के चांसेस भी खत्म हो गए हैं, तो ये इनके पास मौका है
और मुझे उम्मीद है कि जो इस पाकिस्तान को देखने वाले जो हमारे थिंक टैंक हैं और जो इदारे हैं जो मॉनिटर करते हैं, वो मुझे उम्मीद है कि वो कोई ऐसी चीज़ ज़रूर रखेंगे इस सारे फंक्शनरी के अंदर कि ये स्टेबिलिटी जो है ये कंटिन्यूड रहे, बिल्कुल और सही। इसके अंदर अब दोबारा कोई जो है इस तरह का टर्मोइल ना आए फाइनेंशियल सही। जो डिप्रेशन में पाकिस्तान को ले जाए। थैंक यू सो मच मेयर साहब, आप हमारे साथ हैं, आपने अपना कीमती वक्त और जो आपके ख्यालात हैं उनको हमारे प्रोग्राम में बांटा। अच्छा हमीद भाई, प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं ये, प्रोग्राम के मतलब वक्त कैसे गुजर गया पता भी नहीं चला। सर ये बताएं कि पाकिस्तान और हमारे जो थिंक टैंक हैं, जो हमारी आवाम के लिए, इस मुल्क के लिए जो फ़िक्रमंद हैं, वो सारे बाइख्तियार हुक्मरान, हमारे लीडरान, इन अगले आने वाले सालों का भी कुछ इन्होंने प्लान किया हुआ है कि हम आइंदा इस डायरेक्शन में जाके हम इस तरह जो है वो जो है ना वो पैसे बनाएंगे, या अपने पैसे की कदर, रुपए की कदर में इजाफा करेंगे, या अपनी इस तरह प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ताकि हमें कल को भीख ना मांगनी पड़े किसी से? ऐसा कोई हमारा प्लान नहीं है। सीरियसली नहीं है। हम जो लोग ये इमदाद दे रहे हैं, जो चंदा दे रहे हैं, जो भीख दे रहे हैं, जो हमें फितरा ज़कात देते हैं, वो हमारे मुख्तलिफ बिजनेसमैन वगैरह, तो टोटल हमारा सोर्स ऑफ इनकम यही है। सारा यही है, हम इसी पे चल रहे हैं। हम माजी में बहुत सारे, जैसे आपने मिसाल देखे होंगे कि कोई जुआ खेलता था, जुआरी होता था, उसका बेटा फिर कोई पुलिस वाला बन जाता है, कोई वकील बन जाता है, फिर वो जुआ की तरह उन सारे इदारों को चलाते हैं जुआ की तरह, तो वो फिर सबको तड़ियाँ धमकियाँ भी देते हैं। तो हम पाकिस्तान को जुआ की तरह चलाने की ज़रूरत नहीं है। हम लकीर के फ़कीर बन के कोई प्लानिंग नहीं कर रहे, और यही जो हमें लोग इमदाद दे रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, भीख दे रहे हैं, खैरा दे रहे हैं, यही इस मुल्क के अंदर वज़ीर-ए-आज़म भी लगवाते हैं अपने अपने उन इदारों के। कोई अफसर यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म लग जाता है, कोई मिनिस्टर लग जाता है, फिर हम उन्हीं की मर्ज़ी पे सारे फैसले करते हैं। जब हमारे मुल्क के अंदर सियासतदानों को आज़ाद नहीं छोड़ा जाएगा, और सियासत को हम इदारों के अंदर, कॉलेज यूनिवर्सिटी में सियासत पढ़ाएंगे नहीं, सियासत करने नहीं देंगे सही तरीके से, तब तक मैं नहीं समझता कि इस मुल्क के अंदर कोई तरक्की होगी। हम वहीं की वहीं खड़े सिर्फ भीख मांगते रहेंगे। थैंक यू सो मच हमीद साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए। और दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया है। आप अपना जो फीडबैक है वो हमारे फेसबुक पेज पे www.facebook.com/newscafe पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।